हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। आ जाओ भाई, सीटेट वाले आ जाओ। बिल्कुल, जिनका भी इस बार का सीटेट का पेपर जो है वो क्लियर करना है, उन सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीडीपी को लेकर के। ठीक है, सीडीपी के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके पेपर के अंदर आने वाले क्वेश्चन है, उन सभी की चर्चा हम जो है वो आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और अगर चैनल पर नहीं है तो आज से ही दृष्टि के साथ जुड़ जाना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, साथियों आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और धैर्य के साथ, और उसके बाद जो है वो आंसर करना है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। देखो साथियों, स्थूल गत्यात्मक कौशल से सीटेट के अंदर हर बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, स्थूल अगर गत्यात्मक कौशल की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी गतिविधि, ठीक है, जिसको करने के लिए हम हाथ भी काम करता है, पैर भी काम करता है, और अपना शरीर जो है वो काम करता है। एक ऐसी गतिविधि जिसको करने के लिए हाथ, पैर और शरीर या फिर धड़ जो है वो काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल को साथियों इंग्लिश के अंदर, ठीक है, स्थूल गत्यात्मक कौशल जो है इसको इंग्लिश में हम ग्रॉस मोटर स्किल के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन सा यहाँ पे है चारों में से। साथियों, भागना की बात करें या फिर पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या फिर निचोड़ना। ठीक है, स्थूल गत्यात्मक कौशल है तो इसमें से आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भागना जो है ये एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, भागना। ठीक है, इसके अलावा कौन सी गतिविधियां जो है वो एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अगर आपसे ऑप्शन के अंदर आए कभी साइकिल को चलाना, ठीक है, गेंद को फेंकना, ठीक है, साथियों साइकिल चलाना, गेंद फेंकना, भागना या फिर दौड़ना, तो इस प्रकार की गतिविधियां जिनके अंदर अपने हाथ भी काम करें, पैर भी करें और इसके साथ साथ शरीर जो है वो भी काम करे, तो वो जो गतिविधियां हैं वो साथियों यहाँ पे स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर अगर आए तैरना, तो ये भी एक प्रकार का स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं चीजें जो है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के उदाहरण जो है वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। ये सभी जो गतिविधियां हैं जिसके अंदर हाथ, पैर और शरीर जो है वो काम करता है, तो वो जो है वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण है। बड़े आगे देखो, इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। भागना जो है वो एक स्थूल गत्यात्मक कौशल का एग्जाम्पल है। चले आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, बच्चे जो है ये किस क्षण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों, यहाँ पे अगर बात करें हम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, या फिर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादकों ने, तो अच्छे से रटना भाई, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। बच्चे जो है वो किस प्रकार से सीखते हैं, तो इसके लिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, और इसके लिए उन्होंने जो है वो 4 अवस्थाएं जो है वो बताई है। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक पूछे या फिर पूछे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो साथियों अच्छे से ध्यान रखना भाई, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है और विकास की 4 अवस्थाएं जो है वो बताई है। अब देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस अवस्था के अंदर बच्चे जो हैं वो निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। निगमनात्मक मतलब होता है यहाँ पे कि एक तर्क के साथ सोचना। ठीक है, तर्क के साथ में चीजों को जो है वो सोचना, उसको हम निगमनात्मक रूप से सोचना बोलते हैं। देखो, संवेदी गमक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों यहाँ पे अगर बात करें हम सबसे पहले संवेदी गमक अवस्था, तो ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष के मध्य। ठीक है, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसकी अपनी जो पहली अवस्था है वो है संवेदी गमक अवस्था, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष के मध्य होता है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पहली अवस्था संवेदी गमक अवस्था।
ठीक है। अगर आपसे टाइम पूछें तो करना है भाई 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम जो है वो संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये होती है कब से कब तक, ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य। साथियों 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य की जो अवस्था होती है वो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है। तीसरी जो अवस्था है यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका जो समय है यह है 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के मध्य। 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के मध्य का जो टाइम है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और यहाँ पे मैं औपचारिक की बात करूं तो 11 वर्ष से लेकर के आगे किशोर अवस्था का जो टाइम पीरियड है उसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि निगमनात्मक रूप से सोचना यानी कि खुद से सोचना, एक तर्क के साथ सोचना, तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो 11 वर्ष से बड़ा बच्चा है वही कर सकता है। तो इसमें आपका आएगा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार जो है वो पूछा भी जा चुका है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इसके अंदर बच्चे जो है वो निगमनात्मक यानी कि खुद से एक तर्क के साथ सोचते हैं। ठीक है, तो देखो संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच है। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 से लेकर 6 वर्ष के मध्य है। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये अपनी जो है वो 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के मध्य है। और उसके बाद चौथी जो अवस्था है किसने बताइए, जीन पियाजे ने। सिद्धांत कौन सा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और इसके अंदर बच्चे जो है वो निगमनात्मक रूप से सोचते हैं यानी कि खुद से सोचते हैं, एक तर्क के साथ में सोचते हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि आराम से क्वेश्चन को जो है वो धैर्य के साथ समझना है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो है वो समाजीकरण की, ठीक है, समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करें तो आस पड़ोस और मौद्रिक संचार। साथियों मौद्रिक संचार की मैं बात करूं तो सबसे पहले बहुत छोटे बच्चों को मौद्रिक संचार की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय और कानून, छोटा बच्चा जो है वो न तो विद्यालय जाता है और न ही वह कानून के किसी कसौटी को जानता है। तो बहुत छोटे बच्चों की बात हो रही है। छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा समाजीकरण का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो है ये संपर्क में आने से सीखते हैं। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे जो हैं वो विद्यालय या फिर कानून के संपर्क में नहीं आती है। तो समाजीकरण का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो संपर्क से सीखता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है, सबसे ज्यादा जो संपर्क होता है वो किससे होता है, तो साथियों संपर्क की बात करें तो वो होगा परिवार और आस पड़ोस से। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके समाजीकरण यानी कि सीखने की जो एक समाजीकरण की जो संस्था है वो है सबसे पहले परिवार और आस पड़ोस से बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, सामाजिक नीति और धर्म की बात करें तो बच्चे को न तो सामाजिक नीति की समझ होती है और न ही उसको धर्म की समझ होती है। बहुत ही छोटा बच्चा है, उसके लिए जो समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो अपने परिवार और आस पड़ोस के लोग हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, परिवार और आस पड़ोस के लोग। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि देखो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका जो है वो सही है। देखो साथियों लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है, समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार इनकी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों को अधिगम यानी कि सीखने के लिए, ठीक है, उसको पाठ प्रदान करना, पाठ प्रदान का मतलब होता है यहाँ पे कि उनको सहारा देना। ठीक है भाई, पाठ प्रदान करना इसका मतलब होता है यहाँ पे कि सहारा देना, उसके लिए कौन सा तरीका जो है वो ठीक है या फिर कौन सा तरीका जो है वो सही है। लेव वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, उसके अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को मतलब विद्यार्थियों के सीखने के लिए उसको सहारा प्रदान करना है तो कौन सा तरीका उनके अनुसार ठीक है। ठीक है, यानी उद्दीपन के द्वारा,
प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, क्या ये तरीका ठीक है? या फिर सही जवाबों के लिए उनको पुरस्कार देना, ये तरीका ठीक है? या फिर जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, या फिर बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं था कि बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार साथियों, अगर यानी कि सीखने के लिए हमें बच्चों को सहारा प्रदान करना है, ठीक है, सीखने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए उनको पाठ प्रदान करना है, यानी कि उनको सहारा प्रदान करना है, तो उसके लिए जरूरी है क्या? जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत कौन सा है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। पाठ प्रदान का मतलब होता है यहाँ पे सहारा प्रदान करना, और उसके लिए जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम के लिए, सीखने के लिए मूल्यांकन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए संदर्भित, ऑप्शन बी मानकीकृत, ऑप्शन सी अध्यापक अभिमुखी, और ऑप्शन डी है मानदंड संदर्भित। साथियों अधिगम की बात करें, सीखने की बात करें, तो उसके लिए मूल्यांकन जो है वो यहाँ पे संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अधिगम जो है ये संदर्भित होना चाहिए, सीखने के लिए अधिगम जो है ये संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, और सीटेट के अंदर पूछा भी गया है कई बार कि जेंडर जो है वो क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक ऐसी अस्तित्व है, ठीक है, एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है, गर्भधारण से पहले ही जो है वो जेंडर निर्धारित हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक जन्मजात जैविक गुण है, ठीक है। या ऑप्शन डी कह रहा है कि सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो साथियों जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो एक समाज के अंदर एक धारणा है, ठीक है। समाज के अंदर कैसी धारणा है? रूढ़िवादी धारणा है। जेंडर जो है ये समाज के अंदर एक रूढ़िवादी धारणा है, यानी कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं को आकृति जो है वो प्रदान करती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा जेंडर के लिए। जेंडर जो है ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा एक आकृति प्राप्त करती है। जेंडर का मतलब था यहाँ पे कि जैसे रूढ़िवादी धारणा है कि घर का सारा काम जो है वो कौन करेगी? महिलाएं जो है वो सारे घर का काम जो है वो सारी महिलाएं करेगी, और बाहर का काम जो है ये पुरुषों को सौंपा जाता है। तो ये एक प्रकार की रूढ़िवादी धारणा है, यानी कि एक प्रकार की ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं के द्वारा आकृति प्राप्त करती है। तो जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं को द्वारा आकृति प्राप्त करती है। भाई घर के काम सारे जो है वो महिलाएं करेगी, बाहर के सारे काम जो है वो पुरुष करेंगे। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा है जो जिसे हम जेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि अधिगम, ठीक है, अधिगम की जो प्रकृति है ये किस प्रकार की है? अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम की जो प्रकृति है, सीखने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि निष्क्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन सी सक्रिय और व्यक्तिगत। ऑप्शन डी है कि निष्क्रिय और व्यक्तिगत, ठीक है। अधिगम की बात करें, यहाँ पे सीखने की बात करें तो उसकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? अधिगम जो है, सीखना जो है वो किस प्रकार, देखो अधिगम एक तो सक्रिय है और एक सामाजिक है। तो अधिगम की जो प्रकृति है वो हमेशा सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। अगर ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट के अंदर आता है तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय और सामाजिक। अधिगम सीखने की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो एक तो अधिगम जो है वो सक्रिय है और एक सामाजिक है, यानी कि सामाजिक का मतलब है कि अधिगम जो है ये हमेशा संपर्क में आने से ही होता है, ठीक है। तो अधिगम जो है उसकी प्रकृति जो है वो हमेशा सक्रिय और सामाजिक है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, साथियों अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे जो है वो बढ़ावा दिया है? अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार जो है उस सीटेट के अंदर पूछा भी गया है। लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। उसके अनुसार लेव वाइगोत्स्की ने इनमें से जो है वो किसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर। साथियों
सीटेट के अंदर या फिर बाल विकास जब आप मनोविज्ञान पढ़ती हैं तो कभी भी अगर इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिले कि कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, तो ये जो है वो मनोविज्ञान के अंदर जो है वो साइकोलॉजी के अंदर ये शब्द जो है वो अपने आप में गलत है। ठीक है, कंठस्थ स्मरण पर कोई भी जो वैज्ञानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है वो कभी भी इस पे ऊपर जोर नहीं देता है। कभी भी अगर इस प्रकार के शब्द आपको सीडीपी के अंदर, ठीक है, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अंदर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो वो वहां पे गलत है। ठीक है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा सत्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। सहयोगात्मक अधिगम या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम, साथियों लेव वाइगोस्की की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो सहयोगात्मक अधिगम के ऊपर सबसे अधिक जो है वो जोर दिया है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम का बोलता है कि विद्यार्थियों को सिखाने में, ठीक है, उनका सहयोग करना। ठीक है, विद्यार्थी जब वह कोई भी नई चीज को सीखता है तो उसके लिए उसका जो है वो सहयोग करना चाहिए। तो इसके लिए अधिगम का जो है वो सहयोगात्मक अधिगम जो है ये लेव वाइगोस्की ने सबसे ज्यादा जो है वो सहयोगात्मक अधिगम के ऊपर जोर दिया है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, सहयोगात्मक अधिगम। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किसके ऊपर बल देना चाहिए? अच्छा सुने, विद्यार्थियों में प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, एक अच्छे से अच्छे सिखाने के लिए एक अध्यापिका जो है उसको किसके ऊपर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए? साथियों ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पे तो दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि साइकोलॉजी के अंदर जहां पे आपको कंठस्थ स्मरण का शब्द आ जाए वो सीधा जो है वो गलत है। साइकोलॉजी के अनुसार कंठस्थ स्मरण शब्द जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए, या फिर व्यवहार की अनुकूलन के लिए, या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। बिल्कुल सही। देखो विद्यार्थियों के अंदर अगर वो सीखना है ना तो उसको प्रत्येक चीज को उसकी जो है वो वास्तविक जीवन से जोड़ दो। अगर अच्छे अधिगम की साथियों पहचान होती है कि पाठ्य सामग्री जो होती है उनकी पढ़ने वाली जो चीजें हैं उसको वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना, तभी विद्यार्थी जो है वो सबसे अच्छा जो है वो तभी सीख पाएंगे जब इन चीजों को हम वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ देंगे। तो अधिगम करना है, ठीक है, एक अच्छे से अच्छे लर्निंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना। ठीक है, एक अच्छा अधिगम के लिए जरूरी है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ देना। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। देखो साथियों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? अच्छा सुने, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना, ठीक है, सीखने का मतलब होता है कि ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या फिर लेव वाइगोस्की। साथियों लेव वाइगोस्की ने कहा है कि सीखने का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है तो वो है लेव वाइगोस्की। ठीक है, अच्छे से भाई ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो सीटेट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना यानी कि लेव वाइगोस्की। याद हो गया? चले आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में, ठीक है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ठीक है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना किस प्रकार से? जैसे एक कोई लड़का है वो अपने जो है पिताजी के साथ में बाजार जाता है, बाजार की तरफ जो है वो सैर करता है, भ्रमण करता है, तो वहां पे उनको पिताजी को जो है वो उनके पहचान वाले मिलते हैं, तो उनको जो है वो हाथ जोड़ करके राम राम कहते हैं। जब वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो इस प्रक्रिया को देखकर सीखता है, वो इस प्रक्रिया को देखकर सीखता है, यानी कि न तो वो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, वो उनको देखकर सीखता है। तो ये जो है वो ये एक सामाजिक अधिगम का उदाहरण है भाई। ठीक है, इसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं, यानी कि समाज के अंदर जाता है और सीखता है। ठीक है, दूसरे बड़े लोग जो हैं वो जैसी प्रक्रिया कर रहे हैं उसके समान ही वो अपनाता है, यानी कि उनको रिपीट करता है, तो वो एक सामाजिक अधिगम इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति जो है वो खुद से नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसको जो है वो सामाजिक अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका
ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना जो है वो स्थायी होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा सीखना जो है वो स्थायी होता है। देखो, रटकर, समझकर, सुनकर या फिर देखकर। साथियों सीखना हमेशा जो है वो कैसा होता है, सीखना हमेशा समझकर सीखना जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा होता है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सीखना स्थायी होता है क्योंकि जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम समझकर पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए स्थायी होता है, यानी कि बहुत समय तक जो है वो हमें चीजें याद रहती हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। समझकर सीखना जो है वो एक स्थायी सीखना होता है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है कि देखो कौन सा तथ्य जो है वो सीखने से संबंधित नहीं है। अब अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा तथ्य जो है वो सीखने से संबंधित नहीं है। ठीक है, सीखना व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सीखना जो है वो एक व्यवहार के अंदर परिवर्तन है। ठीक है, सीखना केवल विद्यालय में होता है। ठीक है, सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। और सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। साथियों यहाँ पे बात करें सीखने की, तो सीखना केवल विद्यालय में होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सीखना परिवार में भी होता है। ठीक है, समाज से भी, जब हम समाज के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां से हम सीखते हैं। ठीक है, आस पड़ोस से भी हम चीजों को सीखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सीखना सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के अंदर ही होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। सीखना केवल विद्यालय में होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले बालक जो है वो अपनी जो मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा मातृभाषा सीखता है, यानी कि खुद जो अपने उसके माता पिता बोलते हैं वो भाषा सीखता है, तो वो कहाँ से सीखता है, वो अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें वो अपने आस पड़ोस से और समाज से भी सीखता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के अंदर ही चीज़ों को सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन है कि सीखना, देखो सीखना व्यवहार में, ठीक है, उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कथन जो है वो किसका है। अच्छा क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार के अंदर, ठीक है, उत्तरोत्तर एक समझ की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कथन जो है वो किसका है, क्रो एंड क्रो का है, स्किनर का, पियाजे का या फिर कोलर का। साथियों सीखना व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर समझ की प्रक्रिया है, ये कहा था स्किनर ने। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कथन जो है वो स्किनर का है। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यह निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक विशिष्ट अधिगम, ठीक है, विकलांगता का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ठीक है, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। साथियों यहाँ पे बात करें विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण, तो इसके लिए है डिसलेक्सिया। अब देखो डिसलेक्सिया क्या होता है, ये एक सीखने का विकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है जिसको डिसलेक्सिया है, वो जैसे मैं यहाँ पे मान शब्द लिखता हूँ ना, तो वो इसको नाम पढ़ेगा या फिर वो नाम को मान पढ़ता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आपके सीटेट के पेपर के अंदर कि आपकी कक्षा का एक बच्चा है, ठीक है, वो सी को पढ़ता है डी और डी को पढ़ता है सी। ठीक है, बताओ वो किस रोग से पीड़ित है। अच्छा क्वेश्चन था साथियों, अच्छा क्वेश्चन था कि आपकी कक्षा कोई भी बच्चा है वो सी को डी पढ़ता है तथा डी को सी पढ़ता है, तो बताओ वो किस रोग से पीड़ित है। साथियों वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। वो बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। अगर वो बच्चा मान को नाम पढ़ता है, ठीक है, या फिर वो शर्ट के जो बटन है उसको बंद नहीं कर पाता है, बच्चा जो है वो पेंसिल को ढंग से पकड़ नहीं पाता है, वो बच्चा जो है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। और ये एक अधिगम की, विशिष्ट अधिगम की विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है और समझना ध्यान से। साथियों अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी विचारक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, व्यवहारवादी विचारक कौन है इनमें से। ठीक है, वॉटसन, कॉलर, पियाजे या फिर बुनर। साथियों यहाँ पे अगर हमें वॉटसन की बात करूं तो वॉटसन जो है वो एक व्यवहारवादी विचारक है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। वॉटसन जो है वो एक व्यवहारवादी विचारक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की जो प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है, उसके अंदर सीखने की गति जो है वो किस प्रकार की होती है। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की प्रथम अवस्था
ठीक है, जब बच्चा जो है वो कुछ चीज़ों को सीखता है तो उसके लिए सीखने की जो गति होती है शुरुआत में वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, सीखने की गति जो प्रारंभ में है वो तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य या फिर कोई नहीं। साथियों, यहाँ पे मैं सीखने की गति की बात कहूँ तो शुरुआत के अंदर, कि शुरुआती स्टेज के अंदर जो सीखने की गति होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि शुरुआत के अंदर जब बच्चा चीज़ों को सीखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज गति से सीखता है, यानी कि शुरुआत के अंदर एक बच्चे की जो स्पेंड करने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक फास्ट होती है, यानी कि सीखने की लर्निंग की जो पावर होती है वो वेरी फास्ट होती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज होती है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन है कि ये देखो अगला क्वेश्चन है कि ये क्रिस्टीना जो है वो अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है। ठीक है, क्रिस्टीना जो है वो एक अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये किस और संकेत करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सीखने का आकलन करना या फिर सीखने के लिए आकलन करना या फिर आकलन के लिए सीखना या फिर आकलन का सीखना। साथियों, क्रिस्टीना जो है वो अपने कक्षा के क्षेत्र जो छात्र होते हैं उसको भ्रमण के ऊपर लेके जाती है, घुमाने के लिए लेके जाती है और वहाँ पे वापस आने के बाद पूछती है कि आपने जो है वो क्या क्या देखा वहाँ पे या फिर उन चीज़ों से आपने जो है वो क्या सीखा है। तो इसका मतलब होता है कि सीखने का आकलन करना भाई। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने का आकलन करना। ठीक है, पूछना कि आपने वहाँ पे जो है वो क्या चीज़ सीखा है, जो चीज़ें आपने देखी हैं उनसे आपने क्या सीखा है, तो सीखने का आकलन करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का ठीक रहेगा आपका। और आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है कि ये देखो एलेक्सिया है। ठीक है, एलेक्सिया जो है वो क्या है? पढ़ने की एक अक्षमता है, ठीक है, लिखने की अक्षमता है या फिर सीखने की अक्षमता है या फिर गणितीय विकार। साथियों, एलेक्सिया की बात करें तो एलेक्सिया जो है ये एक सीखने की अक्षमता है। ठीक है, एलेक्सिया जो है ये एक सीखने की अक्षमता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सीखने की अक्षमता है एलेक्सिया। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक जो है वो कौन से हैं? अच्छा क्वेश्चन है, अधिगम यानी कि सीखने को ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं? ठीक है, संचार के साधन, ठीक है, समवयस्क आयु, अध्यापक या फिर परिपक्वता और आयु। साथियों, अगर हम व्यक्तिगत कारकों की बात करें तो उसके लिए है कौन सा? परिपक्वता और आयु जो है ये व्यक्तिगत रूप से अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, परिपक्वता और आयु। तो ये थे आज के अपने सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।